नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है, इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती विषय राजनीति विज्ञान की मैंने यहाँ पर क्लासेस प्रारंभ की हैं। इससे पूर्व एक प्रैक्टिस सेट मैंने आपके सामने रखा था, 1 से लेकर 97 नंबरों तक का। ये दूसरी वीडियो रहने वाली है। 98 नंबर से आगे की श्रृंखला को हम यहाँ से करते हैं, तो मेरे साथ इन प्रश्नों को आप बनाते हुए चलेगा और आंसर तुरंत देने का कष्ट करेंगे, तो जिससे कि आपका ये पता चल पाएगा आपकी इस तैयारी कितनी हो रही कितनी नहीं हो रही। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, पहला ही प्रश्न आपके 98 नंबर का प्रश्न है कि भारत के नागरिक के मूल कर्तव्य कौन से उपबंध में यहाँ पर शामिल किए गए हैं, ये आपको बताना है। तो पहला दिया है, ये संविधान में प्रारंभ से ही उपबंधित है, या फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा या 44वें संविधान संशोधन द्वारा उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय द्वारा संविधान में अंततः स्थापित किए गए थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों? चलिए, जिसे भी आता है आंसर, इसका आंसर देने का प्रयत्न करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपके किस में दिया गया था दोस्तों? जल्दी बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपके 42वें संविधान संशोधन में इसको शामिल किया गया था। आप सभी को पता है कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा संशोधन 42वें ही संविधान संशोधन में हुए। अब यहाँ पर 99 नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो, संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है? यह कह रहा है कि विधि अधिकार में, मूल अधिकार में, मानव अधिकार में या नैसर्गिक अधिकार में। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए आंसर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर आपके सामने अगर मैं रखूं तो वो आपके विधिक जो अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। तो अब हम बात करेंगे, यहाँ पर 100 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। तो ये कहता है कि भारत के, यहाँ पर 100 नंबर का प्रश्न देख पा रहे, भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह कहा था कि जो आर्टिकल 68 है उसके अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांतों को नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, तो 368 के जो अंतर्गत जो मूल अधिकार है उनको नहीं बदला जा सकता है, उन सिद्धांतों को कहा गया। तो वो कौन से ऑप्शन में इसका सही उत्तर है ये बता रहे हैं। गोपालन बनाम मद्रास राज्य है, केशवानंद बनाम केरल राज्य है, गोकुलनाथ जो बनाम अगर मैं कहूँ पंजाब राज्य है, मेनका बनाम आपका ये भारतीय संघ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों? जिसे भी आता है चलिए आंसर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर आपके सामने रखूँ तो वो आपका केशवानंद भारतीय जो बनाम क्या था आपका केरल राज्य था। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 101 नंबर का प्रश्न है कि संविधान का सामाजिक न्याय दर्शन निहित है, किस में निहित है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, न्यायपालिका में, संसद में, निदेशक तत्वों में या मूल अधिकारों में। चलिए, जिसे भी आता है आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका जो सही उत्तर आपके सामने अगर मैं रखूँ ये कहता है कि निदेशक तत्वों में। ठीक है, अब 102 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि संविधान के किस भाग में निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, ये आपको बताना है। भाग 3 में किया गया है, भाग 4 में किया गया है, भाग 2 में किया गया है, भाग 9 में। तो हम बात कर रहे हैं किसके, जो निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है वो किस भाग में किया गया है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, जो ये भाग है वो आपके भाग 4 में किया गया है। ऑप्शन बी एज राइट आंसर है। तो अब हम बात करेंगे, यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि निदेशक तत्वों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद हैं आपको बताना है कौन सा है। यहाँ पर 39वां है, 40वां है, 51वां है, 44वां है। तो कौन सा जो आर्टिकल सबसे महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। तो चलिए, जिसे भी आंसर आता है आंसर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर आपके सामने रखूँ, अगर आपने पिक कर लिया है तो वो आपका यहाँ पर 39वां 39वां क्या है ये आर्टिकल है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन जो निदेशक तत्वों के संबंध में सही नहीं है। इसमें एक ऑप्शन गलत है, जो निदेशक तत्वों से संबंधित नहीं है, आपको उसको पिक करना है। ठीक है, ये कहता है कि सिद्धांत कार्यपालिका तथा विधानमंडल के लिए निदेशक हैं। ये निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। सी कहता है कि निदेशक तत्व भारतीय प्रशासकों के आचरण के सिद्धांत हैं या फिर निदेशक सिद्धांत का कानूनी महत्व है। तो सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए बताइए। 104 नंबर का एक प्रश्न है, चलिए फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है तो ये कहता है कि निदेशक सिद्धांतों का कानूनी महत्व है। तो ये आपका ये जो इस के अनुसार ये गलत है। तो ऑप्शन, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, जो राइट आंसर है। तो अब हम बात करेंगे 105वें नंबर का प्रश्न, यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये सिद्धांत ऊंचे ऊंचे आदर्शों की घोषणाएं हैं। ये सिद्धांत ऊंचे ऊंचे आदर्शों की घोषणाएं हैं। ये जो वाक्य
किसके बारे में कहा गया है ये आपको बताना है। मूल अधिकार के, मूल कर्तव्य या निर्देशक तत्वों के लिए, प्रस्तावना के लिए बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जिसे भी आता है फटक से इसका आंसर दीजिए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन, अगर आपने पिक कर लिया तो ठीक है, तो मिला लीजिए। और ये कहता है कि ऑप्शन सी निर्देशक तत्व है। ठीक है। अब यहाँ पर 106 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो। भारतीय संविधान का यह भाग फेवियन समाजवाद की ही स्थापना करता है। यह कथन किस भाग से संबंधित है? ये कहता है कि जो ये भाग है फेवियन समाजवाद की स्थापना करता है, ये किस भाग में है? मूल अधिकार में, निर्देशक तत्वों में है, या फिर मूल कर्तव्य में है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, चलिए बताइए। तो अगर आपने पिक कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो मिला लीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये निर्देशक तत्व यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर 107वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो, कहता है निम्न में से कौन सा कथन अधिक सही है? तो इन चारों में से सबसे सटीक जो ऑप्शन है उसे आपने पिक करना है। पहला है, ये कहता है कि मूल अधिकार और निर्देशक तत्व एक दूसरे के विरोधी हैं। मूल अधिकार और निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों के ही भाग हैं, या मूल अधिकार निर्देशक तत्वों के ही भाग हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए, जो एकदम सटीक आपको लगता है तो वो आपको ने पिक करना है। ठीक है, चलिए अगर आपने पिक कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो मिला लीजिए। तो ऑप्शन बी ये कहता है कि मूल अधिकार और निर्देशक तत्व क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक ये होते हैं। ठीक है। अब 108वें नंबर का प्रश्न आपके सामने है, तो ये देख लीजिए। ये कहता है कि निम्न में से कौन सी निर्देशक तत्वों की विशेषता नहीं है? ठीक है, निर्देशक तत्वों की विशेषता नहीं है कह रहा है। यहाँ पर आपने वो पिक करना है, निर्देशक तत्व वाद योग्य है, या फिर निर्देशक तत्व सकारात्मक स्वरूप लिए हुए हैं। तो निर्देशक तत्वों द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। निर्देशक सिद्धांत नैतिक आदेश मात्र हैं। तो चलिए बताइए कौन सा सही उत्तर है। आपको कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये आपको पता चल पा रहा होगा। आपका कौन सा पक्ष कमज़ोर है इससे भी आप आकलन कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है, तो विशेषता नहीं है कह रहा है, ये ऑप्शन ए है क्या है, निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं। तो ये इसका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 90 नंबर का मैं पहले ही बता देता हूँ। तो भूमि सुधार कानूनों का लक्ष्य है। तो इन दोनों में से ही एक उत्तर है, इन दोनों में से एक उत्तर है। तो आपको सही आंसर को पिक करना है। चलिए, ये कहता है कि मूल अधिकारों का क्रियान्वयन था या निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन था। तो इसमें से मैंने आपको जो सी और डी नहीं दिखाया है, क्योंकि उत्तर इन दोनों में से एक है। चलिए बताइए, आपको मैंने दो आंसर ड्रॉप कर दिए हैं। तो आपको दो ही ऑप्शन मैंने आपके सामने रखे हैं। चलिए इनमें से पिक करिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा तो वो ऑप्शन बी, ये कहते हैं निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन था। ठीक है। तो यहाँ तक का 109 नंबर तक के प्रश्न आपने अच्छे खासे बनाए होंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये कहता है 110वें नंबर का प्रश्न को देख पा रहे होंगे। ये कहता है कि संविधान लागू होने के प्रथम दशक में न्याय का मत था कि, अब ये कह रहा है कि जब संविधान लागू हो गया था तो संविधान लागू होने के प्रथम दशक में न्यायालय का मत था कि, वो क्या मत था? निर्देशक तत्वों मूल अधिकारों पर अभिभावी होंगे, या फिर मूल अधिकार निर्देशक तत्वों पर अभिभावी होंगे। ये कह रहा है, देख पा रहे होंगे, मूल अधिकार निर्देशक तत्वों के सहायक होंगे। निर्देशक सिद्धांत वाला अध्याय पवित्रात्मक अध्याय है। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है? 110वें नंबर का प्रश्न है। तो चलिए, आपने अगर आंसर पिक कर लिया तो फटाफट इनको पिक करने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है, ये कहता है कि मूल अधिकार निर्देशक तत्वों पर अभिभावी होंगे। ठीक है, तो भावी होंगे। तो इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पर 111 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे, कहता है कि निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य क्या है ये आपको बताना है। समाजवाद राज्य की स्थापना करना है, समाजवादी एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, समाजवाद राज्य की स्थापना है, या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए बताइए, जिसे भी आता है बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी, हम कहते हैं कि समाजवादी एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ठीक है, तो ये इसका मेन उद्देश्य है। अब इसमें 12वें नंबर का प्रश्न देखिए, इनमें से निर्देशक सिद्धांत नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन, महिलाओं के लिए आरक्षण, 10 वर्ष तक के बालकों के लिए जो मुक्त शिक्षा है, पंचायत राज्य की स्थापना। तो इनमें से निर्देशक सिद्धांत नहीं है वो वाले ऑप्शन को आपने
पिक करना है। चलिए, तो इसका जो सही उत्तर मैं अगर जो सिद्धांत नहीं है, अगर इस प्रश्न का सही उत्तर अगर आपके सामने रखूं तो ऑप्शन बी, महिलाओं के लिए आरक्षण। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर है। तो अब हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे 113 नंबर का प्रश्न है, कहता है कि गांधी विचारधारा से संबंधित निर्देशक तत्व हैं। तो बेकारी और बीमारी में सार्वजनिक सहायता है, संपत्ति और उत्पादन के संसाधनों का केंद्रीकरण ना हो, और तीसरा है वो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है, या फिर जो चौथा है वो ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए, जिसे भी आता है आंसर देना। ठीक है, फटाफट दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है, अगर आप कहूँ तो गांधी जी की जो विचारधारा रही है निर्देशक तत्वों को लेकर, वो कहते हैं कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है, छोटे छोटे लघु उद्योगों को क्या करना है, आपको उनको प्रमोट करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 140वें नंबर का प्रश्न है, कहता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया निर्देशक तत्व। अब हम कह रहे हैं कि जो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया जो निर्देशक तत्व कौन सा है, ये आपको पिक करना है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को पंच निर्णयों द्वारा निपटाना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे मुक्त कानूनी सहायता यहाँ पर है, और कृषि और पशुपालन को आधुनिक ढंग से संगठित करना है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। तो ये दिया हुआ है, तो इसमें से सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए दोस्तों, जिसे भी आता है फटक से इसका आंसर दीजिए। चले, 114 नंबर का प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर है मैं आपको बताऊं तो ये कहता है कि मुफ्त कानूनी सहायता, तो ये जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 115 नंबर का प्रश्न है, ये कहता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया निर्देशक तत्व है। अब हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा ऐसा निर्देशक तत्व जोड़ा है, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 में से आपको वो पिक करना है। उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों के भाग लेने की व्यवस्था है, पंचायतों का गठन है, वैज्ञानिक आधार पर कृषि संचालन करना है, या महानिषेध। तो बता सकते हैं सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए, जिसे भी आता है बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो 115 नंबर का प्रश्न है, तो इसका जो तत्व जोड़ा गया था 42वें संविधान, देखो ये कहता है कि ऑप्शन ए है, तो उद्योग प्रबंधन कर्मचारियों के भाग लेने की व्यवस्था। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर 116 नंबर का प्रश्न है, इसका भी उत्तर आप फटाफट दीजिए। ये कहता है कि निर्देशक सिद्धांतों की आलोचना का निम्न में से प्रमुख कारण है। ये कहते हैं निर्देशक तत्व शुभ इच्छाएं हैं, ये बी है, ये सिद्धांत अव्यावहारिक है, सी है ये किसी निश्चित या संगतिपूर्ण दर्शन पर आधारित नहीं है, डी कहता है ये वैधानिक शक्ति प्राप्त या न्याय योग्य नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों? 116 नंबर का प्रश्न है। तो चलिए बढ़ जाइए, क्या है इसका सही? तो ये कहता है कि निर्देशित सिद्धांतों की आलोचना निम्न में से मुख्य कारण है। तो इसका जो सही उत्तर है, अगर आपने पिक कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो इसको मिला लीजिए। ये कहता है कि ये संवैधानिक शक्ति प्राप्त और न्याय योग्य नहीं है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब 117 नंबर का प्रश्न है, ये कहता है निर्देशक तत्वों के बारे में ये कथन किसका है? यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, तो इस प्रश्न को फटाक से देने का प्रयत्न करेंगे। मैं जहाँ तक लगता हूँ कि आपको ये प्रश्न आता होगा। तो यहाँ पर हैगिंस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.टी. शाह, अम्बेडकर, तो बताइए कौन है इसका सही उत्तर? चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर बताइए। तो 117 नंबर का प्रश्न है, तो ये जो कहा गया है कि निर्देशक तत्वों के बारे में कथन है कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, तो ये कहा गया है ऑप्शन सी, ये के.टी. शाह द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 118 नंबर का प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। ये कहता है कि 14 प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य क्या था? जो 14 प्रमुख बैंक थे ना, उनका जो राष्ट्रीयकरण किस उद्देश्य से किया गया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। नए आर्थिक कार्यक्रम का क्रियान्वित करना था, या मूल अधिकारों का क्रियान्वित करना था, निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वित करना था, 20 सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वित करना था। तो बताइए सही उत्तर क्या हो सकता है? बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, आने की संभावना इसकी प्रबल है। तो ये प्रश्न आपको कैसा लगा? ये आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है, ये अगर हम इसके दृष्टिकोण से देखें तो ऑप्शन सी, निर्देशित सिद्धांतों का क्रियान्वित करना इसमें था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? सी इज ए राइट आंसर। अब यहाँ पर 19वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहोगे, बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किस संबंध में संबंधित है? किससे संबंधित है ये आपको बताना। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, निर्देशक तत्व या प्रस्तावना। चलिए फटाफट इसका उत्तर देते हुए चलेगा।
फिर से यहाँ पर देख लीजिए, बेरोजगारों के लिए जो बेरोजगारी भत्ता की जो व्यवस्था है वो किससे संबंधित, आप लोगों ने भी बेरोजगारी भत्ता आप लोगों को भी मिलता होगा, उसका किस के अंतर्गत है तो बताइए। ये 119 नंबर का प्रश्न है। चलिए फटाक से, तो ये आपके निर्देशित तत्वों के अंतर्गत है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे। तो यहाँ पर 120वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। तो ये कहता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 120वें नंबर का प्रश्न कहता है कि आर्थिक और सामाजिक न्याय से संबंधित निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। हम बात कर रहे हैं कि आर्थिक और सामाजिक न्याय से संबंधित निर्देशक तत्वों के हम बारे में बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 39 में है, आर्टिकल 50 में है, आर्टिकल 43 में है, आर्टिकल 47 में है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, जिसे भी आता है फटाफट। अब जिसे क्या आता है, जिसे पढ़ना होगा तो वो इसका उत्तर देगा, जिसे लगता है कि मुझे प्रवक्ता भर्ती में अपना स्थान बनाना है, वरना जो एलटी में जो आप लोगों का हाल हुआ था वही प्रवक्ता भर्ती में भी ना हो जाए। इसलिए जो भी प्रश्न जहाँ पर भी, चाहे मेरे से पढ़ो या किसी से भी पढ़ो, आप खुद भी पढ़ लो तो आंसर देने का प्रयत्न करिएगा। ठीक है, चलिए सही उत्तर क्या है इसका बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो आर्टिकल 39 में है। अब 21वें नंबर का प्रश्न है कि संविधान के आर्टिकल 51 में का संबंध है, अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है। गांधीवादी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, समाजवादी राज्य की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो इसमें से सही उत्तर क्या है, फटाफट हम इसको करने का प्रयत्न करेंगे। चलिए बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो कहता है कि गांधीवादी राज्य की स्थापना करने का क्या है, ये क्या ये सही है, या फिर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, समाजवादी राज्य की स्थापना करना था, या अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। तो 51A किस चीज़ को संबोधित करता है ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए बताइए, जिसे भी आता है फटाफट बताओ। तो इसका जो सही उत्तर आपके सामने अगर मैं रखूं तो ये ऑप्शन डी, ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो ये 51 अनुच्छेद 51 का संबंध इससे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहता है निर्वा मिल केस जो 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने किसके महत्व को स्थापित किया था। मूल अधिकारियों को महत्व को स्थापित किया गया था, या फिर प्रस्तावना को महत्व को, या फिर निर्देशक तत्वों के महत्व को, या मूल कर्तव्य के महत्व को। चलिए बताइए। जो 1980 का जो केस था, जो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने किसको महत्व दिया था। चलिए आपके सामने ये सारे ऑप्शन रख दिए हैं, तो आपको उनके सिर पर आंसर देना है। चलिए फटाफट दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो मूल अधिकारों के महत्व को। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब 123वें नंबर का प्रश्न को यहाँ पर देखिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो यह कहता है कि संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों का निर्माण, प्रबंधन में मजदूरों की सहभागिता और वन्य जीव का संरक्षण जैसे सिद्धांत दिए गए हैं। तो आपको ये बताना है। तो ये सारी चीज़ें कौन से भाग में उल्लेखित किया गया है। देखिए संविधान के किस भाग में इन सभी चीज़ों को एक साथ समन्वित करके रखा गया है। तो भाग 3 मूल अधिकारों के अध्याय में है, भाग 4 निर्देशक तत्वों के अध्याय में, भाग 4 क मूल कर्तव्यों के अधिकार में, या इनमें से कोई नहीं है। चलिए बताइए। 123वें नंबर का प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। हम बात करेंगे ग्राम पंचायतों का निर्माण हो गया, प्रबंधन की बात करेंगे, प्रबंधन और साथ ही मजदूरों की सहभागिता, वन्य जीवों की जो सुरक्षा की हम बारे में बात करते हो। इसका जो सही उत्तर क्या है चलिए बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, ये कहता है कि भाग 4 में निर्देशक तत्वों के अध्ययन में। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 124वें नंबर का प्रश्न है, कहता है कि 25वें संविधान संशोधन का उद्देश्य क्या था। ठीक है, मूल अधिकारों के महत्व को बढ़ाना था, या राष्ट्रपति की शक्तियों को में वृद्धि करना था, या निर्देशक सिद्धांतों के महत्व को बढ़ाना था, या प्रस्तावना के महत्व को बढ़ाना था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे दी हैं, तो फटाक से इसके आंसर भी दे दीजिए। ठीक है, किस चीज़ को हमने जो 25वें संविधान संशोधन का उद्देश्य रहा है तो आपको बताना है। तो इसका जो उद्देश्य रहा था वो निर्देशक सिद्धांतों के महत्व को बढ़ाना था 25वें संविधान संशोधन में। ठीक है, अब 125वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो, निम्न में से कौन सा वाक्य गलत है। इनमें चारों में से ए वाक्य गलत है, उस ऑप्शन को आपने पिक करना है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। तो ए कहता है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मूल अधिकार और साथ ही नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा गया है। या सी निर्देशक तत्व लक्ष्य है और मूल अधिकारों के साधन है जिसके माध्यम से उन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। डी कहता है कि मूल अधिकार लक्ष्य है और निर्देशक तत्वों के साधन है जिसके माध्यम से उन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। तो 4 ऑप्शन में से वो गलत ऑप्शन को आपने पिक करना है। चलिए पिक करिए। तो अगर इसको आंसर अगर हम पिक करें तो इसका जो सही उत्तर है तो वो ऑप्शन डी, ये कहता है कि मूल अधिकार लक्ष्य हैं और निर्देशक तत्व के साधन हैं जिनके माध्यम से उन लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है, ये वाक्य इसमें गलत दिया गया। अब हम देखेंगे ये 126वें नंबर का प्रश्न है। इसमें भी आप देखिए वो कहता है निम्न में से कौन सा एक राज्य
का नीति निर्देशक तत्व नहीं है तो सरकार यह प्रयत्न करेगी कि क्या प्रयत्न करेगी? समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए, या फिर गाय तथा गाय की संतान का और साथ ही दुधारू पशुओं का वध बंद हो, या फिर जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन मिले, या पंचायतों को स्वशासी संस्थाओं के रूप में विकसित करे। तो इसका सही उत्तर नहीं है। तो ये इसका सही उसको आपको पिक करना है। ये राज्य निदेशक तत्व नहीं है। इसमें कौन सा राज्य निदेशक तत्व नहीं है आपको ये पिक करना है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा? 126वें नंबर का प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये कहता है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन मिले। तो ये है, ठीक है, इसका सही उत्तर। अब हम बात करेंगे 127वें नंबर का प्रश्न है। कहता है कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व परस्पर में पूरक हैं। एक के लिए दूसरे का त्याग आवश्यक नहीं है। न्यायपालिका ने यह कहा था। क्या कहा था ये आपको बताना है। केशवानंद जो भारतीय केस था उसमें कहा था, ये मिनर्वा मिल केस में कहा गया था, ये गोकुलनाथ जो केस था उसमें कहा गया था, या बनारसी दास केस के अंतर्गत कहा गया था। चलिए बताइए दोस्तों किसके अंतर्गत ये कहा गया था। चलिए जिसे भी आता है आंसर देते हुए चलेगा। तो इसका जो सही उत्तर है तो वो है ऑप्शन बी, मिनर्वा मिल जो केस है तो उसमें ये कहा गया था, ठीक है। 128वें नंबर का प्रश्न है। तो 128वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है इसको देखिए। तो ये कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की क्रियान्वित की प्रगति का सर्वोत्तम स्पर्शीकरण है। तो स्पर्शीकरण की कौन सी? चलिए हम आपके सामने जो सी और डी है तो उनको हटा देता हूँ। इन दोनों में से ही सही उत्तर एक होगा, तो वो आपको बताना है। फिर से देख लीजिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के क्रियान्वित की प्रगति का सर्वोत्तम स्पर्शीकरण है। तो क्या है? बिचौलिया का समापन है या योजना है, योजना आयोग है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर 129वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ चुके हैं। तो ये कहते हैं नीति निर्देशक तत्व जिनको संविधान में स्थान 42वें संविधान संशोधन द्वारा मिला है वह है। देखिए नीति निर्देशक तत्वों को जो संविधान में जो 42वें संविधान संशोधन में जो स्थान मिला था वो कौन सा है? पर्यावरण की सुरक्षा था, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन था, समान कार्य समान वेतन था, या अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति आदर भाव बढ़ाना है। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या है? जो हमने जोड़ा था 42वें संविधान संशोधन में, अभी पूर्व में भी हमने देखा था। इसका जो सही उत्तर है तो वो आपको पर्यावरण की सुरक्षा करना था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये 30वें नंबर का प्रश्न है। कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण अतिक्रमण करता है, ये है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण अतिक्रमण करता है समानता के अधिकार का, या निर्देशक तत्वों का, या स्वतंत्रता के अधिकार का, या कल्याण की भावना का। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो बताइए फटाफट। मुझे लगता है अभी तक के प्रश्न आपके सही जा रहे होंगे। जितने प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं तो आप अपना आकलन करिएगा, निश्चित रूप में इसमें आत्ममंथन करिएगा। अभी समय है आपके पास आत्ममंथन करने का। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, ये निर्देशक तत्वों का, ठीक है। अब 131वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ चुके हैं। ये कहता है कि निम्न में से कौन से जोड़े का मिलान ठीक नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें एक ऐसा जोड़ा है जिसका मिलान सही तरीके से नहीं किया गया है। तो बच्चों और युवा वर्ग की शोषण से रक्षा अनुच्छेद 39 में ऑप्शन ए। बी कहता है काम करने, शिक्षा प्राप्त करने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार आपका अनुच्छेद 41 में है। तो सी कहता है 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में है। या फिर डी स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व की सुरक्षा वस्तु और शांति स्थानों की सुरक्षा आर्टिकल 48A के अंतर्गत वर्णित है। तो इसमें से सही कौन सा नहीं है उसको आपको ने पिक करना है। चलिए 31वें नंबर का प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर जो सही नहीं है तो वो ऑप्शन डी। ये कहता है स्मारक और राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं और स्थानों की सुरक्षा आर्टिकल जो 48A है, तो ये सही मिलान इसका नहीं है। तो हम बात करेंगे 32वें नंबर का प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो परिवर्तन किए गए हैं उनके संबंध में निम्न में से कौन सा जो वाक्य सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 दिए हैं, तो उसमें आपके ये कोड दिए हैं, तो इनको आपको मिलाना है। तो पहला कहता है इसने राज्य के नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करने के लिए सक्षम बनाया है। दूसरा कहता है कि इनके राज्य द्वारा उपक्रम
के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता प्राप्त करने की व्यवस्था है। तीसरा है इन्हें दहेज प्राप्ति को दंडित अपराध बनाया। तो इसमें से सही क्या था, 1 और 2 या 2 और 3 या 2 3 1 2 3। तो सही उत्तर क्या हो, चलिए बताइए। 132वें नंबर का प्रश्न है। तो इस संबंध में अगर मैं बात करूं 132वें नंबर का, तो ये कहता है कि 1 और 2 सही हैं इसमें, ठीक है। तो ये 1 और 2 सही हैं और ये जो तीसरा दिया गया है तो ये गलत है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 133वें नंबर का प्रश्न। ये कहता है कि समान जो सिविल संहिता के विषय में कौन से कथन सही है, कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। जो समान नागरिक संहिता है, आपको सभी को पता है ये उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है जहाँ पर जो समान नागरिक संहिता यूजीसी जो हमने ये लागू किया गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो पहला कहता है कि राज्य के लिए यह एक बाध्यकारी स्थिति है, एक समान सिविल संहिता पर सब पर कानून लागू किया जाना चाहिए। समान जो सिविल संहिता संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 3 में दिया गया है। तो समान सिविल संहिता संबंधित प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य पर क्या है, लागू नहीं होंगे। भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि 10 वर्ष की अवधि में समान सिविल जो संहिता पर लागू कर दिया जाए। तो इसका सही कोड को आपने मिलान करना है। तो केवल 3 3 4 1 2 3 या फिर 1 2 और 4। तो सही उत्तर क्या हो सकता है, चलिए बताइए दोस्तों। जिसे भी आता है इसका, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन तो आपका मुझे लगता है कि गलत नहीं होना चाहिए। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इसका सही उत्तर दें। तो अगर आपने मिला लिया है तो ठीक है, तो आप इसका सही उत्तर देख लीजिए, मिला लीजिए अपना आंसर के साथ। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, तो वो ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ये केवल तीसरा ऑप्शन ए एज राइट आंसर है। तो ये कहता है कि जो समान संहिता जो संबंधित जो प्रावधान है वो जम्मू कश्मीर राज्य पर यह लागू नहीं होगा। तो ये ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 34वें नंबर का प्रश्न है। तो ये कहता है कि निम्न नीति निर्देश सिद्धांत में कौन सा एक भारतीय संविधान में मूलतः नहीं था। तो आपको बताना है कौन सा जो आपका संविधान में जो उसका जिक्र नहीं था। तो आपको बताना है, यह कहता है पर्याप्त जीविका साधन में नागरिकों का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, यह गाय बछड़ों के वध पर प्रतिबंध है। तो 134वें नंबर का प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जो नहीं था पहले वो कह रहा है। तो ये ऑप्शन, ये निःशुल्क कानूनी सहायता पहले नहीं थी, ठीक है। अब बात करेंगे 135वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ चुके हैं। तो ये कहता है कि 135वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक वाक्य सही नहीं है, ये आपको पिक करना है। तो मूल अधिकार तथा निधि निर्देश तत्वों के बीच कोई सारभूत विभाजन नहीं है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कहता है कि मूल अधिकार तथा निर्देश तत्व एक दूसरे के पूरक और अनुपूरक हैं। तो सी कहता है यदि मूल अधिकार सरकार और विधायिका के लिए ना करने योग्य बातों का निरूपण करते हैं तो निर्देश तत्व करने योग्य बातों का निरूपण करते हैं। तो डी कहता है संविधान के भाग 4 का संबंध व्यक्ति स्वतंत्रता के क्षेत्रों और राज्य द्वारा उन पर रोक लगाए जा सकने की सीमा से है। भाग 3 का संबंध उन सकारात्मक कर्तव्यों से है जिनका भार सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए राज्य पर डाला गया है। तो इसमें से सही जो नहीं है उसको पिक करना है। चलिए आपके सामने रख दिए हैं, चलिए पिक करिए कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो इसका जो सही क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो कहता है कि ऑप्शन डी एज राइट आंसर है। संविधान के भाग 4 का जो संबंध है व्यक्ति स्वतंत्रता के क्षेत्र और राज्य द्वारा उन पर रोक लगाए जाने की सीमा से है। और भाग 3 का संबंध उन सकारात्मक कर्तव्यों से है जिनका भार सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्श प्राप्त करने के लिए राज्य पर डाला गया। तो ये एज ए डी ऑप्शन सही है इसका। तो यहाँ पर आप 36वें नंबर का प्रश्न है, भारत को संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था कहा गया है या अर्ध संघ कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है, एकात्मक शासन कहा गया है। तो ये आपको सभी को आता होगा, मुझे लगता है कि ये आपका गलत हो गया तो सोच लीजिए, आपकी कोई तैयारी नहीं है। तो ये जो राज्यों का संघ कहा गया, ऑप्शन सी है राइट आंसर है। तो आप यहाँ पर देखिए 37वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में संघ व्यवस्था राज्यों के पारस्परिक समझौते का परिणाम है, राज्यों के पारस्परिक समझौते का परिणाम नहीं है। 1935 में स्थापित संघ व्यवस्था का विस्तार है, यह संप्रभुत्व राज्यों की स्वेच्छा पर परिणाम है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी डी में से पिक करिए।
चलिए दोस्तों, जिसे भी आता है आंसर पिक करिए। तो इसका जो सही उत्तर आपके सामने रखूं तो वो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। ये कहते हैं राज्यों के पारस्परिक समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आते हैं अगले प्रश्न, 38 नंबर का प्रश्न है। ये कहता है भारत मुख्यतः एकात्म राज्य है, यह विचार का प्रतिपादक किसने किया है? ये आपको बताना है। डी बसु है, या GN जोशी हैं, या KC हेयर हैं, या नॉर्मन डी पामर है? तो इसमें से सही उत्तर क्या है? चलिए बताइए। ये कहता है कि 138वें नंबर का एक प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आपके सामने सारे ऑप्शन रखे हैं, तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो KC हेयर ये है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 39 नंबर का प्रश्न है। ये कहता है कि भारत संघ राज्य नहीं है अपितु अर्ध संघ है, इस विचार का समर्थक है कौन है? KC हेयर है, GN जोशी है, या फिर हम बात करें आपके मॉरिस जोन्स हैं, या अशोक चंदा। तो ये दिए हैं, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों? चलिए, जिसे भी आता है इसका आंसर देने का प्रयत्न करेंगे। मैं जहाँ तक लगता हूँ आप सभी को इसका आंसर आता होगा। चलिए फटाक से आंसर दीजिए, क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? 139 नंबर का प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है ये मॉरिस जॉनसन है, तो इसका ठीक है, तो ये इसका सही है। अब हम बात करेंगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है उसको देखिए। चलिए अब 140 नंबर का प्रश्न को हम देख रहे हैं। तो 140 नंबर का प्रश्न क्या कहता है उसको भी देखिएगा। ये कहता है 140 नंबर का, भारतीय व्यवस्था संघीय है अथवा नहीं, इस बात का जन्मदाता है। तो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर मॉरिस है, या अशोक है, या रजनी है, या KC हेयर है? तो बताइए कौन है इसका जन्मदाता है? भारतीय जो व्यवस्था संघीय है अथवा नहीं, इसका जो जन्मदाता है किसने कहा? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो अशोक चंदा है। ठीक है, सॉरी, इसका जो हम तो नीचे पढ़ रहे हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो KC हेयर है। ऑप्शन डी है जे राइट आंसर। ठीक है, अब हम बात करेंगे 141 नंबर के प्रश्न को हम देख रहे हैं। भारतीय संघवाद का वैधानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाला विद्वान है मॉरिस, या अशोक चंदा, या फिर मार्कुस, या फिर KC हेयर? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हैं, तो उसमें से सही उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका जो सही उत्तर हो वह KC हेयर है। ठीक है, अब यहाँ पर 42 नंबर का प्रश्न देख पा रहे हैं। भारतीय संघवाद में वैधानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाला विद्वान नहीं है, तो कौन है जो वैधानिक जो दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाला विद्वान नहीं है? तो यहाँ पर कौन है? मार्कुस है, या KC हेयर है, या पॉल है, या अलेक्जेंडोविच है? तो सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए बताइए। तो 142 नंबर का प्रश्न है, तो बताइए क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपके मार्कुस फ्राइडा है। तो ठीक है, अब हम 143 नंबर का प्रश्न देखा। भारतीय संघवाद का कानूनी अथवा यह वैधानिक अध्ययन यह इंगित करता है कि, क्या इंगित करता है ये आपको बताना है। भारतीय संघवाद का कानूनी अथवा वैधानिक जो अध्ययन किस चीज़ को इंगित करता है? भारतीय संघ कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यह संघ व्यवस्था के सभी लक्षण भारतीय संघ में मौजूद है, भारतीय संघ का ढांचा पूर्णतः संघीय है, यह उपयुक्त तीनों लक्षण सही हैं। तो आपको बताना है। चलिए बताइए क्या हो सकता है इसका उत्तर सही? 144 नंबर का प्रश्न है। तो चलिए बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, संघ व्यवस्था के सभी लक्षण भारतीय संघ में मौजूद हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर 144 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सॉरी, हम इसका जो सही उत्तर है, तो इसका जो सही उत्तर है देख लीजिए एक बार। तो ये कहता है कि उपरोक्त सभी क्या है? ये ऑप्शन डी है जो राइट आंसर है, सभी उत्तर इसके सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो अब हम बात करेंगे 144 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे भारतीय संघ का व्यवहारिक अध्ययन है। तो आपको मैं जो सी और डी ऑप्शन छोड़ देता हूं, तो इन दोनों में से ही एक है। कानूनी ढांचे पर बल देता है या नियोजन के परिप्रेक्ष्य में संघवाद का अध्ययन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों? चलिए इसमें ही सही आंसर आप पिक करना है। चलिए सही उत्तर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है नियोजन के परिप्रेक्ष्य में संघवाद का अध्ययन है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर 46, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 45वें नंबर का प्रश्न है। तो 45वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। तो ये कहता है
भारत में केवल सहयोगी संघवाद है और इस सहयोगी संघवाद में से एक सौदेबाजी की ध्वनि भी निकलती है। ये किसका विचार है, ये किसने कहा था? यहाँ पर केसी हेयर ने कहा था, मॉरिशस ने कहा था, या मार्कस ने कहा था, या अशोक चंदा ने कहा था? तो इसमें से सही उत्तर क्या हो सकता है? ये किस व्यक्ति ने ये कहा था? तो जो ये सही उत्तर इसका अगर हम पिक करें, तो अगर आपने पिक कर लिया, मॉरिस जोन्स का ये है कथन। ठीक है, अब यहाँ पर 46वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो। ये कहता है कि भारत में संघीय व्यवस्था का एक रूप नहीं है बल्कि उसके विभिन्न रूप हैं। ये विचार किसका है? यहाँ पर आप देख पा रहोगे जैसे पूर्व में आंसर तो वही हैं, इसके भी देखिए मार्कस है, या अशोक है, या फिर मॉरिस है, या फिर पॉल है, तो वो बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? 146वें नंबर का प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर है ये मार्कस फाइडा का है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो यहाँ पर 47 नंबर का प्रश्न है, नियोजन के फलस्वरूप भारत में न केवल संघीय व्यवस्था का ही अंत हो गया है अपितु संसदीय प्रणाली भी लुप्त सी लगती है। तो ये विचार किसका है? तो ये आपको बताना है। ठीक है, ये जो कहा गया है, तो यहाँ पर मॉरिस है, या पॉल है, केसी हेयर है, या अशोक चंदा है। तो यहाँ पर आपको इन चारों में से एक को पिक करना है। 147 नंबर का, तो ये जो कहा गया है, तो ये अशोक चंदा ने कहा था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 39वें नंबर का प्रश्न है, भारत में केंद्र अधिक शक्तिशाली दिखाई देता है परंतु वास्तव में राज्यों की शक्ति भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। ये विचार किसने? ये किसने कहा था कि भैया जो आपका केंद्र शक्तिशाली तो दिखाई देता है परंतु आपका जो राज्य है वो भी कम शक्तिशाली नहीं है, तो वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण नहीं है, ये विचार किसका है? ये केसी हेयर या मॉरिस है, या फिर पॉल है, या फिर अशोक है? तो इसमें से सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए बताइए। 148 नंबर का प्रश्न है, तो यहाँ पर पॉल एबीविल है। ठीक है, एबीवी का ये मत है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, 49 नंबर का प्रश्न है। ये कहता है संघवाद का पुरातन दृष्टिकोण है, तो आपको बताना है शक्ति विभाजन पर जोर देना है, या केंद्र की शक्ति की वृद्धि की प्रवृत्ति है, राज्य स्वायत्ता का दृष्टिकोण है, या संघवाद का एकात्म प्रतिमान है? तो उसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए बताइए। जिसे भी आता है आंसर दो। तो इसका सही उत्तर है, ये कहता है कि ऑप्शन ए शक्ति विभाजन पर जोर देना। ठीक है, अब 150 नंबर के प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो कहता है संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है, तो आपको बताना है संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय है, तो या फिर अगर बात करें शक्तियों का विभाजन है, ये इनमें से तीनों। तो क्या हो सकता है दोस्तों? तो ओवरऑल सभी को आता होगा, तो इनमें से तीनों इस तरीके के क्वेश्चन जहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर अनुमान जो होता है सभी ये सही होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे। तो यहाँ पर 151 नंबर का प्रश्न की तरफ बढ़ चुके हैं। तो ये कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्ति का जो विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड या फिर सोवियत संघ? तो बताइए किसके उसमें है? तो मुझे लगता है कि आपने पढ़ा होगा, तो इसका जो सही उत्तर है वो कनाडा है। ठीक है, अब 52 नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो कि फटाफट करते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका, स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया पूर्वी जो सोवियत संघ से? तो सही उत्तर क्या हो सकता है? 52वें नंबर का प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया था। ठीक है, 53 नंबर का प्रश्न है कि संघ सूची का विषय है पुलिस है, सीमा कर है, या न्याय है, या फौजदार विधि प्रतिक्रिया है? तो बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या है? चलिए 153 नंबर का प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी सीमा कर है। ठीक है, अब ये कहता है कि 54 नंबर का प्रश्न देख पा रहे 54 नंबर का कहता है राज्य सूची का विषय है न्याय है, श्रम संघ है, या फिर परिवार नियोजन है, या निवारक निरोधक है? तो सही उत्तर क्या हो सकता है इसका? चलिए 54 नंबर का प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर है ये न्याय है। ठीक है, अब हम 55 नंबर का प्रश्न की बात करेंगे। ये कहता है समवर्ती सूची का विषय है सिक्का है, या विदेशी ऋण है, या जेल है, या विवाह और विवाह विच्छेद? तो इनमें से सही उत्तर क्या हो सकता है? तो अगर आपने पिक कर लिया तो ठीक है, जल्दी जल्दी इसके आंसर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो विवाह और विवाह के विच्छेद है। ठीक है, अब देखिए 56वें नंबर का प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया विषय है जनसंख्या नियंत्रण है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, जेल है, या फौजदारी है? तो क्या कौन सा चीज़ जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ये आपको बताना है। चलिए 56वें नंबर का प्रश्न है, तो उसमें जो जोड़ा गया था वो जनसंख्या नियंत्रण को जोड़ा गया था। ठीक है, अब 57वें नंबर का प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे हो
भारतीय संघ में अविष्टित अधिकार हैं तो राज्यों के पास हैं, ये केंद्र और राज्य दोनों के पास हैं, केंद्र के पास है, किसी के पास नहीं है। तो बताइए किसके पास हैं, तो आप ही बेहतर बता सकते हैं, ये केंद्र के पास ही होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर देख पा रहे होंगे 58 नंबर का प्रश्न कहता है कि समवर्ती सूची में 97 विषय हैं या 66 विषय हैं या 47 विषय हैं या 37 विषय हैं। कितने हैं समवर्ती सूची में, कितने विषय का उल्लेख किया गया है, चलिए बताइए। 58 नंबर का प्रश्न है, चलिए बताइए। तो इसमें 47 विषयों का जिक्र किया गया है, तो याद रखिए। अब 59 नंबर का प्रश्न है, ये देख पा रहे होंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत अंतरंग में उपस्थित एकात्म तत्व है तो ये शक्तियों का जो बंटवारा केंद्र के पक्ष में, यह राष्ट्रीय विकास परिषद या योजना आयोग या एक दल जो प्राधान व्यवस्था है, तो किसके अंतर्गत है दोस्तों, चलिए बताइए। ये अगर इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, जो राइट आंसर है, शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में है। तो ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर 160 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे। ये कहता है कि भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित एकात्म तत्व नहीं है योजना, वित्तीय या संघ लोक सेवा आयोग या सर्वोच्च न्यायालय। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो हम बात करें भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित एकात्म तत्व नहीं है, तो वो जो है इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका योजना आयोग नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर 161 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या कहता है। ठीक है, 161 नंबर का प्रश्न है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये कहता है कि क्या कह रहा है, भारत में वह कौन सा राज्य है जिसका पृथक संविधान है, मिजोरम, पश्चिमी बंगाल, जम्मू कश्मीर या गोवा। तो किसका पृथक संविधान है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जम्मू कश्मीर का है। तो यहाँ पर आप देखो 162 नंबर, भारतीय संघ में एकात्मकता के लक्षण हैं, कौन है, एक ही जो नागरिकता है या अखिल भारतीय सेवाएं हैं या निर्वाचन आयोग है, इनमें तीनों में। तो बता सकते हैं इसमें सही उत्तर क्या हो सकता है। तो मैंने आपसे कहा कि ना इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें से अनुमान यही ऑप्शन डी ही अजय सही होता है। ठीक है, यहाँ 63 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे, संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मकता का लक्षण है, निर्वाचन आयोग है, योजना आयोग है, वित्त आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है। चलिए 163 नंबर का प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर है ये योजना आयोग। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर 164 नंबर का प्रश्न है, जून 1975 से मार्च 1977 तक भारत में संघवाद का निम्न में से कौन सा प्रतिमान उभरा। तो एकात्म संघ का प्रतिमान या सौदेबाजी वाली संघ व्यवस्था का प्रतिमान या फिर सहकारी संघवाद का प्रतिमान या फिर राज्यों की स्वायत्तता का प्रतिमान। तो सही उत्तर क्या होगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, तो आप सही कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये आप पे डिपेंड करता है। तो सही उत्तर क्या हो सकता है इसका दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है एकात्म संघवाद का प्रतिमान है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 165 नंबर का प्रश्न है, संघवाद का प्रमुख निर्धारक तत्व है। ठीक है, ये संघवाद का प्रमुख निर्धारित तत्व है। निर्धारित तत्व कौन सा है, केंद्र में एक दल प्रधान व्यवस्था या फिर अल्पमती सरकार है, या फिर बी कहता है आर्थिक नियोजन है, सी कहता है कि राज्य में एक की सरकार, मिली जुली सरकार, उपयुक्त तीनों। तो सही उत्तर क्या होगा, तो 65 नंबर का प्रश्न है, तो बताइए क्या है। तो मैंने कहा है ना कि इस तरीके का प्रश्न में सभी उपलब्ध होते हैं अनुमान ज़्यादातर। तो 66 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे हो, कहता है कि भारत में संघात्मक प्रणाली का निम्न में से उद्भव हुआ है, केंद्रीय विमुखी शक्तियों का, केंद्रीय शक्तियों का, केंद्रीकृत शक्तियों का, या सांप्रदायिक शक्तियों का, या उदारवादी शक्तियों का। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपने पिक कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो मिला लीजिए। ये कहता है केंद्र विमुखी शक्तियों का हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर 67 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे, यहाँ पर कहता है कि निम्न में से कौन से घटक भारत में राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं। ये पहला है, इसको आपने कूट के अनुसार मिलाना है। राज्यों में दृढ़ नेतृत्व का अभाव है, दलीय अनुशासन का लागू करना, या फिर केंद्र और राज्यों की आर्थिक निर्भरता है, क्षेत्रीय दलों का उदय है। तो कहता है इसमें क्या कह रहा है, राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण का उत्तरदायित्व कौन सा है ये आपको बताना है। 1 2 3 या 2 3 4 या 1 2 और 4 या फिर सभी। चलिए बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर है ये ऑप्शन 1 और 2 और ये 3 एज राइट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए एज राइट आंसर है। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर 68 नंबर का प्रश्न है। तो ये 68 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, तो इसको देखिए। ये कहता है कि निम्न
लिखित वाक्यों में से कौन सा भारतीय संघ व्यवस्था का सही प्रकृति बताता है। तो कहने का मतलब है कि जो भारतीय संघ की जो सही व्याख्या या प्रकृति जो बताता है उस ऑप्शन को आपने पिक करना है। ठीक है, पहले दो ऑप्शन देख लीजिए, तो या क्या ये दो सही हैं या नहीं है, पहले इसको मनन कर लीजिए। ये कहता है भारतीय संघ संघात्मक सिद्धांत की अपेक्षा क्रियात्मक अधिक है। ये भारत में संघवाद के सिद्धांत और एक प्रमुख दल के शासन में आवश्यक असंगित है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये कहता है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो भारतीय संघ इकाइयों के बीच सहमति का परिणाम नहीं है संघ और राज्यों की सेवाओं में लगे व्यक्तियों के कार्यकाल का। तो सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर होगा तो वो ऑप्शन सी, ये कहता है भारतीय संघ इकाइयों के बीच सहमति का परिणाम नहीं है। तो यहाँ पर 169 नंबर का प्रश्न देख पा रहे हैं, किसका अनुसरण करते हुए भारत का संविधान राज्यों का संघ शब्दावली का प्रयोग करता है। तो कनाडा, यूएसए, ये सोवियत संघ या जर्मनी। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा, चलिए बताइए। तो ये 69 नंबर का प्रश्न है, 169 नंबर का। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कहता है कि जो पूर्वी सोवियत संघ की हम बात करेंगे। ठीक है, ये सही है। तो यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे, कहता है कि भारत में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का प्राधिकार किसके पास है? राज्यों के पास है, संसद के पास है, प्रधानमंत्री के पास है, राष्ट्रपति के पास है, किसके पास है? मुझे लगता है तो अनुमान सभी को ये प्रश्न आता होगा क्योंकि ये बहुत सिंपल सा है, संसद के पास होता है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर 71वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन से संघीय सिद्धांत भारतीय संघ व्यवस्था में नहीं पाए जाते हैं। संसद के उच्च सदन में सदस्य राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व, या फिर संघीय स्तर पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है, या सदस्य राज्यों में निवास करने वाले लोगों की दोहरी नागरिकता, या स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। तो यहाँ पर कोड दिए हैं, तो इन कोडों को आप मिलाते हुए चलिए। तो ये क्या कहते हैं, तो इसको देख लीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है तो ये कहता है कि इसमें पहला ऑप्शन और जो तीसरा है वो सही है। ठीक है, ऑप्शन डी है राइट आंसर। अब यहाँ पर 72वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे, कहता है कि 72वें नंबर का प्रश्न कहता है भारत में संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। यह सिक्किम को छोड़कर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, नागालैंड को छोड़कर, तमिलनाडु को छोड़कर किस में है? तो आपको ये तो मुझे लगता है कि सभी को आता है, ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ठीक है, अब यहाँ पर 73 नंबर का प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय विधान बनाने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 115, 183, 221 या 249। तो सही बताइए कौन सा, कि ये कहता है, फिर से देख लीजिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय में विधान बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो बताइए, 173 नंबर का प्रश्न है। तो यह जो देता है वो आर्टिकल 249 249 देता है। ठीक है, अब बात करेंगे 174वें नंबर का प्रश्न है, क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है? एकात्मक संघवाद या सौदेबाजी वाला संघवाद या सहकारी संघवाद, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा सही हो सकता है इसका। तो इसमें जो उभर के जो आजकल सामने आ रहा है वो ऑप्शन बी, ये सौदेबाजी वाला संघवाद आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 75वें नंबर का। 75वें नंबर का प्रश्न कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? संघ सूची से, समवर्ती सूची से, राज्य सूची से, अविष्ट विधेयी शक्तियों से। तो बताइए कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर है। तो 76वें नंबर का प्रश्न है, तो यहाँ पर 76वें नंबर का प्रश्न देखकर, भारत एक अर्ध संघ है, ये राज्यों का संघ है? ये तो अभी सभी को आता है कि ये राज्यों का संघ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 77वें नंबर का, भारत के संविधान में क्या उल्लेख है? संघ शब्द का उल्लेख मिलता है, संघ शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, अर्ध संघ का उल्लेख मिलता है, एकात्म शब्द का उल्लेख मिलता है। तो किस चीज़ का उल्लेख मिलता है तो ये आपको बताना है। चलिए, जो मिलता है तो उसमें ये कहता है संघ शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, तो ये आपको याद रखिएगा। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे 78 नंबर का प्रश्न है, ये कहता है संघवाद के बहिरंग लक्षणों के बावजूद भारतीय संविधान का प्रधान स्वर एकात्मकता है या संघात्मकता है या अर्ध संघात्मकता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, चलिए बताइए जिसे भी आता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो एकात्मकता का है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 179 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है। यह जो विचार है किसने दिया था? डॉक्टर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद ने, केसी है नहीं था ये, जवाहरलाल नेहरू ने, किसने दिया था ये? चलिए
ये किसने कहा था? तो ये जो ये कहा था केसी हेयर द्वारा ये कहा गया था कि भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है। तो ठीक है, तो ये कहा गया था। तो अब हम बात करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। 180 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे यहाँ पर। भारतीय संघ व्यवस्था का अध्ययन नियोजन के परिप्रेक्ष्य में करने वाला विद्वान जवाहरलाल नेहरू है, अम्बेडकर है, केसी हेयर है या अशोक चंदा है? तो इसमें से सही उत्तर क्या हो सकता है? 180 नंबर का प्रश्न है, तो जो ये कहा गया था ये अशोक चंदा। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर 182 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये कहता है ये संसद की संयुक्त बैठक लोक अधिसूचना द्वारा कौन आहूत करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति या राष्ट्रपति? तो हम बात करें संयुक्त बैठक लोकसभा में कौन करता है, ये आपको बताना है। तो लोक अधिसूचना द्वारा किसके द्वारा आहूत की जाती है ये बताना है। ठीक है, तो जो की जाती है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 182 नंबर का प्रश्न है। भारत में संघ व्यवस्था का कोई एक रूप नहीं बल्कि उसके विविध रूप हैं, ये ऐसा विचार किस विद्वान का है? तो मॉरिस का, या केसी हेयर का, या मार्कुस का है, या अशोक चंदा का? तो बताइए किसका है? तो ये 92 नंबर का प्रश्न है, सॉरी 182 नंबर का प्रश्न है। तो बताइए किसने कहा था? तो इसका जो सही उत्तर है यह यहाँ पर मार्कुस फाइडा का है। ठीक है, तो यहाँ पर 83 नंबर का प्रश्न है। भारतीय संघ के अंतरंग में उपस्थित एकात्म तत्व नहीं है, तो इसमें कौन सा तत्व नहीं उपस्थित है ये बताना है। एक ही नागरिकता, या आपकी न्यायिक व्यवस्था है, या फिर संशोधन प्रणाली, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार है? तो कौन सा है, ये कौन सा तत्व नहीं है ये कहता है? तो बताइए, जिसे भी आता है बताते हुए चलिएगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ये न्यायिक व्यवस्था। ठीक है, नहीं है जो कहता है। तो हम बात करेंगे, हम यहाँ पर देख पा रहे हो 184 नंबर का। संघ सूची के विषय नहीं है, पुलिस, सिक्का या डांग या तार? चलिए, ये तो बता ही सकते हो, ये पुलिस। ठीक है, अब यहाँ पर राज्य सूची का विषय नहीं है, पुलिस, न्याय या जेल या सीमा कर? तो बताइए, ये भी तो है, तो इसका जो सही है सीमा कर। ठीक है, अब यहाँ पर 86 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, कहता है कि राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया विषय है कृषि है, सिंचाई है, वन है या न्याय है? तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, तो इसको भी बताइए। चलिए, कौन सा है, कौन सा रखा गया है? तो ये वन है। ठीक है, अब 87 नंबर का प्रश्न है कि समवर्ती सूची का विषय है कौन सा है? रिजर्व बैंक है, जेल है, या आर्थिक और सामाजिक नियोजन है, या न्याय है? तो 87 नंबर का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन सी ही एज ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर 188 नंबर का प्रश्न को देख रहे हैं। कहता है कि संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्म तत्व का उदाहरण है? तो राज्यपाल की नीति है, योजना आयोग है, निर्वाचन आयोग या अखिल भारतीय सेवाएं? तो क्या हो सकता है? जल्दी से आंसर दीजिए। तो एक एकात्म तत्व का उदाहरण है, तो ये योजना आयोग है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 89 नंबर का प्रश्न है। योजना आयोग से सारथी प्रभावित हुआ है? संघ लोक सेवा आयोग या अल्पसंख्यक आयोग, निर्वाचन आयोग या वित्त आयोग? तो कौन सा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है? तो वो ऑप्शन डी वित्त आयोग। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब इसका 190 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे। तो ये कहता है कि अवशेष विषयों के संबंध में भारतीय संघ किससे मिलता है? कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर इंग्लैंड? तो किससे मिलता है? तो आपको बता दो, कनाडा से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 191 नंबर का प्रश्न है। केंद्र राज्य विवाद का एक कारण रहा है? तो राज्यपाल का पद है, या प्रधानमंत्री का पद है, मुख्यमंत्री का पद है, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद है? तो बताइए कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा तो वो आपका राज्यपाल का पद है। तो यहाँ पर 192 नंबर का प्रश्न है। अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो भारतीय वन सेवा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा है, भारतीय राजस्व सेवा है? तो भारतीय अखिल सेवा नहीं है, इनमें से आपको पिक करना है कौन नहीं है दोस्तों। तो उसका जो सही उत्तर है वो भारतीय राजस्व सेवा। ठीक है, अब हम बात करेंगे 193 नंबर पर। यदि राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन ना करे तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी? यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन ना करे या उसके अनुसार नहीं चलेगा तो वो केंद्र सरकार किस आर्टिकल के अंदर उस पर कार्रवाई करेगा? तो 352, 360, 356 या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए किसके अंतर्गत करेगा? तो ये करेगा 356 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन सी है जी राइट आंसर। तो ये कहता है कि 94 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे। कहता है 94 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? ये कहते हैं कि संघ के राजस्व का स्रोत नहीं है, संघ का राजस्व स्रोत नहीं है। तो निगर है, या निगम कर है, या आयकर है, या संपदा शुल्क है, या रिजर्व बैंक है? तो बता सकते हैं क्या नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है संपदा शुल्क है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे यहाँ पर 195
नंबर का प्रश्न है, राज्यों के राजस्व का स्रोत नहीं है, यह कृषि भूमि पर कर है या भूमि और भवनों पर कर है, शेयर बाजार है या पशुओं पर कर। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। 195 नंबर का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, वो अगर हम कर की अगर बात करें तो ये शेयर बाजार का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक भारत सरकार के हिसाब की जांच करता है, हिसाब का जांच करता है, राज्य सरकारों के हिसाब की जांच करता है, भारत सरकार तथा राज्य सरकार के हिसाबों की जांच करता है, ये उपयुक्त में से कुछ नहीं करता है। तो ये बताइए। 196 नंबर का प्रश्न है। 196 नंबर का प्रश्न कहता है कि ये भारत सरकार और राज्य का जो चीज़ों का हिसाब करता है। ठीक है, BI का हिसाब करता है। तो यहाँ पर 197 नंबर का प्रश्न देखा है, ये विदेशों से धन उधार ले सकती हैं, विदेशों से धन उधार ले सकती है संघ सरकार या संघ तथा राज्य सरकार, या फिर राज्य सरकार संघ राज्य तथा संघ जो संघ शासित प्रदेश हैं, तो कौन कर ले सकता है विदेशों से उधार, कौन ले सकता है ये आपको बताना है। 197 नंबर का प्रश्न है, तो जो उधार ले सकता है वो संघ सरकार ले सकती है। ठीक है, और कोई नहीं ले सकता है, तो ये याद रखिएगा। अब 198 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 198 नंबर का, योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, यह किसका विचार है। डॉक्टर अम्बेडकर, अशोक का है, ये जवाहरलाल नेहरू का, या KS हेगड़े का। तो बता सकते हैं किसका है ये, चलिए बताइए। 198 नंबर का प्रश्न है, तो ये जो कहा गया है ये अशोक चंदा का है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 199 नंबर का प्रश्न है, तो यहाँ पर क्या है, संघ राज्य को आयकर पर अभिभार अधिक नहीं लाना चाहिए, यह किसका सुझाव है। सहकारी आयोग का, या बलवंत राय समिति का, या प्रशासनिक सुधार आयोग का, या अशोक मेहता का। तो सही उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों इसका, चलिए बताइए। 199 नंबर का ये प्रश्न है, तो जिसे भी आता है आंसर दीजिए। तो ये सहकारी आयोग का है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे 200 नंबर का प्रश्न की तरफ हम बढ़ चुके हैं। राज्य सूची में अंकित निम्नांकित जो संख्या है अब नहीं है, 11, 19, 29 या इनमें सभी। तो बताइए, 200 नंबर का प्रश्न है, तो ये इनमें सभी। ठीक है, तो ये नहीं है। तो अब बात करेंगे 101 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ चुके हैं। तो ये कहता है, 101 नंबर का प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान की जो 7वीं सूची किससे संबंधित है। तो केंद्र और राज्यों का शक्तियों का बंटवारा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है, आर्थिक नियोजन है, या मंत्रिपरिषद की शक्तियों का। तो बताइए 201 नंबर का प्रश्न क्या है, ये कहता है कि आपका केंद्र राज्य शक्तियों का बंटवारा। तो यहाँ पर 202 नंबर का प्रश्न है, राज्यपालों के लिए मार्गदर्शन जो मार्ग निर्देशक सिद्धांत है, जो गाइडलाइन की अगर बात करें, निर्धारित किए जाने चाहिए, किसकी अनुशंसा से। बलवंत राय समिति है, गोल वाला रिपोर्ट है, अशोक मेहता, ये प्रशासनिक सुधार आयोग। तो बताइए कौन सा है वो। तो इसका जो सही उत्तर है वो प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, 203 नंबर का ये प्रश्न है, तो केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा नियुक्त समिति, चंदा समिति या अशोक मेहता समिति, राजमंत्र समिति या सहकारी आयोग समिति। तो 103 का सही क्या है, राजमंत्रातर जो समिति है, ऑप्शन सी है राइट आंसर है। तो ये राजमंत्रातर जो समिति का मुख्य सिफारिश क्या थी, आर्टिकल 356, 357, 360 को संविधान से निकाल देना चाहिए, या फिर राज्यों को वित्तीय और क्षेत्र में स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए, अविष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार राज्यों को दे दिया जाए, ये उपरोक्त तीनों। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, 204 का ये सही उत्तर क्या हो सकता है। तो मैंने कहा ना कि इस तरीके के प्रश्न जब आएंगे तो आपका वो उपरोक्त में से सभी ही ऐसे क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, अब हम देखिए 105 नंबर का प्रश्न हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ कहता है कि कह रहा है कि संविधान में भारत को एक परिसंघ कहा गया है, संघ राज्यों का कहा गया है, तो राज्यों का संघ कहा गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से क्या नहीं कहा गया है। 105 नंबर का ये प्रश्न है, तो बताइए दोस्तों क्या नहीं कहा गया है। तो ये जो कहानी का जो कहा गया है, तो राज्यों का संघ कहा गया है। तो ऑप्शन सी है जी राइट आंसर है। ठीक है, तो हमने राज्यों के संघ को हमने देखा, तो अब हम बात करेंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये कहता है कि 206 नंबर का ये प्रश्न है। तो 206 नंबर का प्रश्न को देखें, किसने दल बदल को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए निर्वाचन प्रतिनिधियों को अकेले अथवा समूह में दल बदलने की उनकी सहायता समाप्त करने की सिफारिश की। सरकारी आयोग ने, प्रशासनिक सुधार आयोग ने, संविधान समीक्षा आयोग ने, 11वें वित्त आयोग ने। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। जब बताइए दोस्तों किसने ये कहा था
तो किसके द्वारा ये कहा था, तो चलिए बताइए। तो जो ये है ना, ये जो संविधान की समीक्षा आयोग है, तो इसने ये कहा था। 207 नंबर का प्रश्न देख पा रहोगे, भारत में राज्य पुनर्गठन का मुख्य आधार रहा है, भाषा रही है, धर्म रहा है, जाति रही है, प्रादेशिकता रही है, तो क्या रही है बताइए 207 नंबर का। तो इसमें हम बात करेंगे भाषा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे 208 नंबर का प्रश्न, फटाफट आंसर देते चलिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में पर प्रस्तुत अपने प्रत्यावेदन में सिफारिश की थी 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, या फिर 22 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, 25 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, आने की संभावनाएं प्रबल है। तो आ सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के। तो बताइए 208 नंबर का प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो 208 नंबर का जो प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कहता है कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का वहाँ पर जिक्र किया गया था 1955 में। यहाँ पर देख पा रहे 209 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सी इकाई को राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, मणिपुर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या मिजोरम। तो किसको नहीं है, राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, आप सभी को पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और ये दिल्ली को प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य को विशिष्ट दर्जा दिया गया है, 352, 370, 365 या 300 न 266। तो आप सभी को पता है, इसका भी उत्तर आपको मुझे लगता है कि आप फटाक से आंसर देने में सक्षम होंगे। 210 नंबर का एक प्रश्न है, तो ये किसने कहा था, तो आप सभी को पता है जम्मू 370, अब तो ये हट गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, देख पा रहे होंगे कौन सा प्रश्न है, 211 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार अविष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई हैं, राष्ट्रपति, संघीय संसद को या राज्य विधान मंडल को, राज्यपाल को, किसको सौंपी गई हैं। तो आई होप ये वाला प्रश्न भी तो आप सभी को आता है, तो ये संसद को सौंपी गई हैं, ठीक है। अब 212 नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो, किस दल ने केंद्र राज्य संबंधों के पुनर्गठन की मांग की थी, मुस्लिम अकाली दल या जनता दल या भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो किसने की थी दोस्तों, तो बताइए। तो जो ये की थी अकाली दल ने की थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये अकाली दल ने की थी। अब हम 213 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस सहकारिता आयोग के अनुसार केंद्र का हस्तक्षेप केवल रक्षा, विदेश संबंध, मुद्रा तथा सामान्य संचार व्यवस्थाओं के क्षेत्र में ही होना चाहिए। दूसरा कहता है कि केंद्र की सर्वसत्ता का सिद्धांत संघीय शक्ति का मुख्य आधार स्तंभ है। सी कहता है कि अविष्ट अधिकार राज्य विधान मंडलों को सौंप दिए जाए। तो डी कहता है कि संविधान के स्वरूप में मूल चूल परिवर्तन किए जाएं। तो बता सकते हैं कि 213 नंबर का सही उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है, तो ये कहता है कि केंद्र सर्वोच्च सिद्धांत संघीय शक्ति का मुख्य आधार स्तंभ है। तो ये याद रखिएगा। 214 नंबर का प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसका भी उत्तर फटाफट दीजिएगा। तो ये कहता है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। आर्टिकल 356, 370, 263 या 256 में। तो किसके अंतर्गत वो आदेश दे सकती है, तो बताइए दोस्तों। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, ये बताना है आपको। 214 नंबर का प्रश्न है। तो ये आर्टिकल 256 256 के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे 215 नंबर का प्रश्न है, देखिए। नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण के लिए आवश्यक है राज्यसभा में 2/3 बहुमत प्रस्ताव होना चाहिए, लोकसभा में 2/3 बहुमत के प्रस्ताव पारित करना चाहिए, राज्य विधानमंडल द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना चाहिए, अंतर राज्य परिषद द्वारा 2/3 बहुमत से पारित करना चाहिए। हम बात करें नई अखिल भारतीय संघ के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, ये आपको बताना है। चलिए सही उत्तर क्या हो सकता है, 215 नंबर का प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर है वो राज्यसभा द्वारा क्या होना चाहिए, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 216 नंबर प्रश्न है। तो 216 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, ये कहता है कि अंतर राज्य परिषद का निर्माण संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। यहाँ पर 356, 263 या 249 या 270। तो बताइए किसके अंतर्गत कहा गया है। चलिए किया गया है, चलिए आपको आता होगा, मुझे नहीं लगता है कि आपको ना आए, तो आता है। चलिए बताइए दोस्तों। 216 नंबर प्रश्न है कि ये आर्टिकल 263 में कहा गया, ठीक है। अब बात करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये कहता है कि 270 नंबर का वेस्ट बंगाल एंड ये कहता है कि फेडरलिज्म प्राइसेस इन इंडिया, ठीक है। तो पुस्तक के लेखक कौन है, मॉरिशस से केसी हेयर हैं या एम वी पाइली या मार्क्स। तो बता सकते हैं मार्क्स
तो इसका 217 नंबर का सही उत्तर क्या है? तो ऑप्शन डी ही है, ये राइट आंसर है। तो 218 नंबर का प्रश्न है, संघ के राजस्व स्रोत हैं, निगम कर है या आय, कृषि आय पर कर है या कृषि भूमि पर संपदा शुल्क है या भवनों पर कर। तो 218 नंबर का प्रश्न क्या हो सकता है? तो इसमें निगम कर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो राज्य के स्रोत हैं, सीमा कर, सीमा शुल्क है या भू राजस्व, कृषि आय से भिन्न आय पर कर है या फिर निर्यात शुल्क है। तो दोस्तों बता सकते हो सही उत्तर क्या है 219 का? तो इसका भी ऑप्शन भू कर से होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे काकोरी जल विवाद का संबंध है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु कर्नाटक, ये गुजरात या राजस्थान। तो बताइए किससे संबंधित है? तो दोस्तों बताइए, 220 नंबर का प्रश्न है, काकोरी जो जल विवाद है, तो आपका सही उत्तर अगर आपने पिक कर लिया तो ठीक है, मिला लीजिए, तमिलनाडु और कर्नाटक से है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे 221 नंबर का प्रश्न है। 221 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? ये कहता है कि कौन सा जल विवाद जिसे अंतः राज्य संबंधों के साथ साथ हाल ही में केंद्र राज्य को भी चर्चा का विषय बना दिया गया? कृष्णा जल विवाद है, काकोरी है, गोदावरी है, नर्मदा है। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो ये आपके काकोरी जल विवाद है। ठीक है, जो आपके तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए अंदर है। ठीक है, कृष्णा जल विवाद का संबंध किसने है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो ये जल विवाद जो कृष्णा जल विवाद है किन राज्यों के बीच है, ये बताना है आपको। 222 नंबर का प्रश्न है, तो ये जो विवाद है ना, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 223 नंबर का प्रश्न, अनुच्छेद 356 के प्रयोग के बारे में सहकारी आयोग की अनुशंसा नहीं है। 356 का प्रयोग बहुत ही कम तथा अंत उपाय के रूप में किया जाए। अनुच्छेद 356 का प्रयोग राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी किया जा सकता है। 356 का प्रयोग करने से पहले राज्य सरकार को चेतावनी दी जानी चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? चलिए बताइए, 223वें नंबर का प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कहता है कि 356 का प्रयोग राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि राज्यपाल ही जब रिपोर्ट देगा तभी ये लगेगा। यहाँ पर आप देख पाए 224वें नंबर का, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर राज्य परिषद का पहली बार गठन किया गया था? राजीव गांधी, पीवी सिंह या चंद्रशेखर या पीवी नरसिम्हा राव के रूप में। तो बताइए किसमें कहा गया था? चलिए, 224वें नंबर का प्रश्न है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है तो वो आपके पीवी सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर सहकारी आयोग का निष्कर्ष है। तो निष्कर्ष क्या निकला है? ये आपके संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन किया जाना चाहिए। संविधान के मूल स्वरूप में आमूल अचूक परिवर्तन अपेक्षित है। यह संविधान के मूल स्वरूप में कोई प्रबल परिवर्तन ना हो तो उचित है और ना ही आवश्यक है। केंद्र और राज्य संबंधों में परिवर्तन करने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। तो इसमें से सही उत्तर क्या है? 225वें नंबर का प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर है संविधान के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उचित और ना ही आवश्यक है। ठीक है, एक आ गया। अब यहाँ पर देखिए, इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है। तो अगर आप लोगों को ये श्रृंखला अच्छी लगी हो तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस चैनल को भी आप निश्चित रूप में सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 226वें नंबर का प्रश्न, केंद्र संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। यदि राज्यसभा इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करे तो लोकसभा इस प्रकार का प्रस्ताव राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों की 2/3 बहुमत से पारित हो, संसद एक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। तो सही उत्तर क्या हो? 226वें नंबर का प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, ये राइट आंसर है। तो जो राज्यसभा में उपस्थित जो सदस्य हैं उनकी 2/3 बहुमत से पारित होना। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की जो प्रश्नोत्तरी आप लोगों ने बनाए होंगे उसमें आपने अच्छे खासे नंबर गेन किए होंगे और आपने मिला भी लिया होगा कि आपके किस तरीके के नंबर आ रहे हैं और आपको कितनी और मेहनत की ज़रूरत है। अगर आपके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं तो बेहतर है, नहीं आ रहे हैं तो आपको अपना वो जो कमज़ोर पक्ष है उस पर ध्यान देना है। तो उस पर ध्यान दोगे तो निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय।